नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 दिन 7 पत्रकार। महाराष्ट्र लगातार चर्चा में। महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है कि यहाँ शरद पवार है, शरद पवार की राजनीति है। और महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है कि 30 अगस्त को और 1 सितंबर को यहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है कि 2019 के बाद जो सरकारें बनी है, तो सरकारों का भविष्य लगातार जो है खतरे में रहा। तो चाहे और बड़ा एक ऐसी सरकार बनी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजनीतिक पंडितों ने भी इसका अनुमान नहीं लगा। तो एक ऐसी इस किस्म की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है जो राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए, जो राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या जो पॉलिटिक्स में आते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रिसर्च का विषय है। तो आज इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी जमीन से समझने वाले एक पत्रकार, एक जो है सोशल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जम्मू भाई आनंद। जम्मू भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। जम्मू भाई का मैं थोड़ा परिचय दे दूं कि जम्मू भाई जो है पत्रकारिता में बहुत साल पहले आए। कुछ साल पत्रकारिता की वो अखबार था लोकमत टाइम्स अंग्रेजी का, उसके लिए काम किया। फिर जो है छात्र आंदोलन में रहे, उसके पहले AISF के कार्यकर्ता रहे, और कार्यकर्ता नहीं कहिए उसको, नेता रहे और राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। उसके बाद जो है वो श्रमिक आंदोलनों से जुड़े, लेबर आंदोलन जो मूवमेंट है उससे जुड़े, और कम्युनिस्ट पार्टी के हमेशा जो है एक जिसको कहिए कि प्रतिबद्ध कार्यकर्ता रहे, प्रतिबद्ध नेता के तौर पे काम करते रहे। और इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा है, विधानसभा चुनाव लड़ा है। ये ठीक है कि जीत नहीं हुई, उनको जीत नहीं मिली, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो 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 उसकी जो सिद्धांत है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके नेताओं के जो आदर्श हैं, आज राजनीति उस तरह से नहीं हो रही। आज राजनीति जो है पैसों का खेल है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए तक खर्च किए। अब कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता जो है इतना खर्च करने की स्थिति में नहीं है। और जो आप जो जनता है, जो दर्शक है हमारे देख रहे हैं, आप सबको मालूम है कि दर्शक या जनता उन्हीं की तरफ जाते हैं जो हवाई जहाज से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से उतारते हैं, जो दारू बांटते हैं, जो मुर्गा खिलाते हैं, जो दूसरे तरीके से पैसे खर्च करते हैं। तो सामान्य आदमियों के लिए चुनाव नहीं रह गया है। लेकिन लोकतंत्र में जो है, जो हमने संविधान में लिख रखा है कि कोई भी नागरिक जो 25 साल से या उससे ऊपर की उम्र का, 25 साल या उससे ऊपर की उम्र का है, जो दिवालिया नहीं है, जो पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आज के हालात में जो चुनाव प्रक्रिया जिस तरह की हो गई है, चुनाव का बजट जितना बढ़ गया है, क्या आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? और एक बड़ा गहरा सवाल पूरे देश के सामने, नेता इसमें नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि नेताओं को तो फंड मिलता है। और जब सब लोग कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार क्यों है, मोदी जी लगातार कह रहे हैं, 2014 में जब सत्ता में आए उससे पहले कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को जो है खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे। लेकिन कैसे भेजेंगे, किसको भेजा? केवल उसको भेजा जो उनके साथ आकर खड़े नहीं होते, जो उनके दबाव के आगे झुकते नहीं है। और जब झुकते नहीं है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उसको तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में देखा, पहले शिवसेना टूटी, उसके बाद NCP टूटा, और NCP टूटने के बाद जो चर्चाएं चल रही है, शरद पवार ने पहले कहा कि जो है ये जो अजित पवार है, जो उनका भतीजा है, उसने धोखा किया और वो खोटा सिक्का निकला। बाद में जो है अभी कुछ दिन पहले, इसी महीने की बात है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी है NCP, वो एक है, टूटी नहीं है। सुप्रिया सुले ने भी कहा कि NCP टूटी नहीं है, हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता के विचार अलग है, उनका स्टैंड अलग हो गया। दूसरी तरफ यह भी चर्चा आ रही है कि जो उनके नेता हैं, खास करके छगन भुजबल, वो कह रहे हैं कि पवार साहब ने कहा था कि BJP से बात करो और सरकार में जाओ। इसके पहले अजित पवार ने भी कहा था कि 2019 में जो वो सरकार उन्होंने बनाई थी, उसके साथ जाकर के फडणवीस के साथ, वो पवार साहब के कहने के बाद बनाई थी। तो पवार साहब लेकिन कह रहे हैं बार बार कि हम नहीं जा रहे हैं BJP के साथ, मीटिंग कर रहे हैं, जब अजित पवार के साथ मीटिंग करते हैं, अडानी के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके साथ है। तो सवाल उठता है कि पवार साहब किसको धोखे में रख रहे हैं, खुद को या इंडिया गठबंधन को या BJP को? आज हमारी चर्चा का विषय यही है। जम्मू भाई, ये जो सवाल हमने उठाया है, सबसे पहले तो इसी का जवाब दीजिए। देखिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी था
क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में और खास करके पिछले कुछ महीनों में शरद पवार, एनसीपी, इसकी जो भूमिका आती रही है समय समय पर, वो सारी भूमिकाएं इतनी विरोधाभासी भी रही है और उलझन निर्माण करने वाली भी रही। इसलिए इस प्रकार का संदेह निर्माण होना बहुत स्वाभाविक है। वैसे भी शरद पवार एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अपने राजकीय और सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन एक चीज वो नहीं कमा पाए, वो है विश्वास और विश्वसनीयता। इसलिए राजकीय गलियारों में लोग अपने निजी चर्चाओं में एक बात कहते हैं, शरद पवार में सब कुछ है, मानना पड़ेगा, लेकिन शरद पवार पे विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब आज वर्तमान में देश में शरद पवार जितना कदावर राजनेता कोई नहीं, उम्र के लिहाज से, अनुभव के भी लिहाज से। अब इतना बड़ा कदावर नेता पूरी जिंदगी राजनीति में गुजर गई, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, न जाने क्या क्या, लेकिन आखिरी में अगर वो अपना विश्वास, अपने पर का विश्वास निर्माण करने में ही वो असफल हो गए हैं और एक अविश्वसनीय राजनेता के रूप में वो सामने आए हैं, तो ऐसे राजनेता के बारे में बहुत ही विश्वसनीय टिप्पणी करना भी बड़ा जोखिम भरा होता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए देखिए, कई बार ये भी हुआ है कि शरद पवार को देखने और समझने में भी गलतियां हुई है। शरद पवार जब भी भूमिका लेते हैं तो वो सिर्फ खुद की बात करते हैं, और वो जब भी करते हैं तो अपनी पार्टी को वो अपने से दूर रखते हैं। मतलब खुद की सोच, खुद की भूमिका, उसकी साया भी वो पार्टी में नहीं पड़ने देते। और हम सबकी गलतियां ये हो जाती है कि पवार जो कह रहे हैं उसी को हम समझते हैं कि पार्टी कह रही है। और आज तक शरद पवार ने कभी दमखम से ये नहीं बोला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन मूल्यों को मानती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये नहीं करेगी, राष्ट्रवादी पार्टी ये भूमिका लेगी, ये वो कभी नहीं कहते। वो हर समय कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरी ये सोच है, मेरी ये प्रतिबद्धता है। मतलब क्या कि शरद पवार पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी एक पार्टी का मॉडल उन्होंने विकसित किया है कि जहां पार्टी का नेता की भूमिका और अपने ही पार्टी की भूमिका दोनों भी परस्पर विरोधी हो सकती है, और इसके बावजूद वो पार्टी भी हो सकती है और पार्टी का नेता भी हो सकता है। ये मॉडल है पार्टी। बहुत बढ़िया विश्लेषण। हाँ। तो इसीलिए कि मतलब महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले साल भर या 1.5 साल से जो अनुभव कर रहा है, इसकी कल्पना कभी की नहीं। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी, महाराष्ट्र का समाज, ये बहुत जिसको कहते हैं ना, पुख्ता है, मैच्योर्ड समाज है। इसकी ऐतिहासिक परंपरा, मतलब इसके कारण है, यहाँ बड़े पैमाने में संत परंपरा रही, विद्रोही की परंपरा रही, समाज सुधार की ये रहा। समाज सुधारकों का तो लगभग 600 साल का इतिहास, शिवाजी से लेकर, साहू महाराज से लेकर तो अंबेडकर तक। यहाँ इतने बड़े बड़े कवि पैदा हुए हैं, इतने असर्शन से महाराष्ट्र में हुए हैं, दलित असर्शन है। तो और महाराष्ट्र, क्योंकि बंबई औद्योगिक रूप से भी जो है कि महाराष्ट्र का औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है,
महाराष्ट्र में जो सहकार क्षेत्र जो है उसका एक बेहतर नमूना महाराष्ट्र ने दिखाया है कि किस तरीके से किसी एक विभाग को सहकारिता के बुनियाद पर उन्नत किया जा सकता है बिना औद्योगिकरण के। पश्चिम महाराष्ट्र औद्योगिकरण के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र का ह्यूमन इंडेक्स बहुत बेहतर है। तो शरद पवार ही उसके जनक माने जाते हैं, शरद पवार ही सूत्रधार माने जाते हैं उसके। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक में लेके जाता हूँ। जी 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 बिल्कुल। आज से करीब 104 साल पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एक छोटी सी मीटिंग में ये सुझाव दिया था कि कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक संस्था बनाई जाए, और वो संस्था बनी महाराष्ट्र राज्य सहकार सेवा केंद्र करके, और जिसको आजादी के बाद सरकारों ने उसको कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए शिखर संस्था माना। और आज उसका पूरी जो जड़न गड़न है, जैसे अपना बोर्ड का होता है, एसएससी और एचएससी बोर्ड के विभागीय कार्यालय होते हैं, जिला कार्यालय होते हैं, उनकी बकायदा उस प्रकार की संरचना है, और उस पूरी संस्था को 104 साल हो गए। तो महाराष्ट्र जो है ना, ये एक पुख्ता ऐसा राज्य है, एक मजबूत ऐसा राज्य है, और ऐसे राज्य में राजनीति भी बहुत मजबूत राजनीति है। लेकिन पिछले साल भर में जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब सरकारें तोड़ी गई, ऐसा नहीं कि इसके पहले टूटी नहीं, शिवसेना टूटी, कांग्रेस टूटी, लेकिन वो तो बकायदा जो है ना विधानसभा के आंगन में टूटी, चाहे नागपुर के सत्र में टूटी होगी या मुंबई के सत्र में टूटी होगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर महाराष्ट्र के अंदर केंद्र की एजेंसियों का डर बताकर किसी भी पार्टी के विधायकों को उठा लेना और फिर सूरत और असम का दौरा कराते हुए सरकार में आना, यानी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से सरकारों को तोड़ देना, पार्टियों को तोड़ देना, ये एक पहली बार महाराष्ट्र इस बात को अनुभव कर रहा है। और इसमें शरद पवार की जो पूरी भूमिका है, यानी खास करके एनसीपी, मतलब ये कैसे संभव हो सकता है कि एनसीपी का एक दिग्गज नेता सुबह 5 बजे 6 बजे चला जाता है और शपथ भी ले लेता है और पार्टी पूरी बेखबर होती है? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब राजनीति के एक नए नए विद्यार्थी को भी मतलब वो समझ सकता है कि इतना बड़ा निर्णय किसी पार्टी में किसी को ना पता चले, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा होने के बाद भी पार्टी का दरवाजा या गेट बंद नहीं किया जाता, और उसके बाद फिर अंदर आ जाना है, फिर पार्टी आराम से चल रही है, और फिर एक समय आ जाता है कि कुछ विधायक चले भी जाते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल भी हो जाते हैं, और फिर ये भी होता है कि नहीं, पार्टी तो टूटी नहीं है। अच्छा, पार्टी अगर टूटी नहीं है तो आप ये तो ऐलान कर दो कि ये राजकीय पार्टी नहीं है, ये एक राजकीय क्लब है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ क्लब। आप ऐसा घोषणा करिए ना। क्लब में तो जिसको पीना है वो पीते रहेगा, जिसको बतियाना हो कोने में बैठ के चर्चा करेगा, किसी को सिगरेट फूकना है सिगरेट फूकते रहेगा, किसी को नाचना है तो नाचते रहेगा। क्लब तो वो होता है। तो एक पार्टी में क्या इस प्रकार की आजादी हो सकती है क्या? हमारा देश का दल बदल कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो महाराष्ट्र में दल बदल कानून की ऐसी तैसी कैसे की जा सकती है, ये महाराष्ट्र ने बता दिया। शिंदे से लेके अजित पवार तक वो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां अध्याय लोगों को पढ़ाते रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करते रहती है। परीक्षा देने वाले एलएलएम में ये लिख भी रहे होंगे निबंध कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ
और एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10वीं इसमें शेड्यूल में आया है, तो उसके ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या रही और पहला कौन सा केस था, फलाना ठिकाना, ये सब लोग बता रहे हैं। लेकिन दल बदल कानून, मुझे बताइए पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में झक मार रहा है। वो किताब में संविधान के पन्नों में बंद कर दिया गया है, सिमट कर रह गया है बाहर। तो इसलिए शरद पवार जो है जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस आज उनकी पार्टी जिस अवस्था में आई है, 82 साल के बाद राजनीति में कितनी उम्र बची रह सकती है किसी की। और जब वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको गुगली पे गुगली कहते हैं, या रोटी तवा घुमाना, या पूरे रोटी के साथ तवा घुम जाना, ये सारे जो ये है, मुझे तो साफ लगता है कि शरद पवार जैसा कदावर नेता उम्र के जिस पड़ाव में है, वो किसी और को बना नहीं रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं। जी, तो मैं ये कहूँ, एक अगला सवाल मैं करूँ कि क्या शरद पवार जो है, उम्र तो आपने बतलाई, क्या शरद पवार खुद को रिटायर महसूस कर रहे हैं, या शरद पवार एक बार और बाजी खेलना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, शरद पवार जैसे नेता, वैसे राजनीति में कोई रिटायरमेंट की एज होती नहीं, और शुद्ध राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो मरे दम तक क्रियाशील रहते हैं, और शरद पवार जैसे व्यक्ति तो कभी रिटायर हो नहीं सकते। तो एक ये बतलाइए। जी हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। शरद पवार अपने घर को व्यवस्थित करके जाना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारा अब जो वानप्रस्थ आश्रम हो गया है, अब हमारे बच्चों, अब पार्टी संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो। लेकिन एक कहा जा रहा है कि इसमें भी एक भेद है, और भेद ये है कि अजित पवार अलग नोट वाले हैं और सुप्रिया सुले जो है अलग नोट की। और जब से ये सुप्रिया सुले आई है एनसीपी में, तब से अजित पवार को ये अच्छा नहीं लग रहा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें दो इसके शेड्स हैं। एक, सुप्रिया सुले राजनीति में आती या नहीं आती, तो क्या अजित पवार ये स्वाभाविक उत्तरदायी होते, शरद पवार के उत्तराधिकारी होते? तो मैं कहता हूं कि नहीं, तब भी नहीं होते। कि देखिए, शरद पवार सिर्फ ऊपरी राजनीति वाले नहीं है, ये विचारों की भी उनकी बैठक है। वो बहुत पढ़ते हैं, साहित्य के बारे में है, विचारधारा, ये सारी चीजें वो पढ़ते हैं। शरद पवार को ये भी लगता है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होना, यानी एक प्रशासकीय क्षमता होना मात्र एक नेता के लिए सब कुछ नहीं है। वो एक मंत्रालय तक ठीक है, लेकिन एक नेता के लिए उसका वैचारिक समझ की गहराई भी होना बहुत जरूरी है। ये शरद पवार समझते हैं, क्योंकि वैचारिक गहराई ही आपको जो है ना कि पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाती है। कब खामोश रहना, कब कितना बोलना, कौन सी विचारधारा का व्यक्ति क्या कह रहा है ये कहना, और खुद की अपनी एक वैचारिक बैठक होना बहुत जरूरी है। और वो शरद पवार को मालूम है कि उनकी वैचारिक बैठक निश्चित तौर पर फुले, अंबेडकर, साहू और प्रगतिशीलता, यही उनकी वैचारिक बैठक है। राजकीय भूमिका कुछ और हो सकती है, लेकिन वैचारिक बैठक। तो शरद पवार अजित पवार में इस बात की कमी महसूस करते हैं। ओके, तो क्या सुप्रिया सुले में है वो? आप अपनी बात कंप्लीट करते हुए सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि अजित पवार में वो कम महसूस करते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले में वो है क्या? नहीं। सुप्रिया सुले में पॉलिटिकल, राजकीय पार्टी को संचालित करने के लिए या एक राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए जो आवश्यकताएं होती है एज अ पॉलिटिकल लीडर, उसमें उनमें वो कमी है। इसलिए शरद पवार को यह भी मालूम कि
जिस प्रकार की एनसीपी को उन्होंने बनाया है, उस प्रकार की एनसीपी को सुप्रिया सुले जैसे नहीं संभाल सकेंगे। वो उड़ती हुई पतंग को बिठा देंगे। एक तो वो होता है कि पतंग बहुत बेहतर तरीके से उड़ा देता है, और एक वो होता है कि उड़ती हुई पतंग को 10 मिनट में नीचे गिरा देता है। तो शरद पवार को इस बात का भी आकलन है कि सुप्रिया सुले चाहे कुछ भी हो, उनको ये समझता है कि सत्ता का राजकारण बड़ा गंदा भी होता है और बहुत कठिन भी होता है। तो सत्ता का राजकारण सुप्रिया सुले जैसे नहीं संभाल पाएंगे, उसमें वो करिश्मा नहीं है, वो करिश्मा नहीं। तो मैं एक इंटरप्ट करूं आपको, तो इसलिए उन्होंने जो पार्टी में एक धारा तय की थी कि सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली और दुनिया देखेगी, अजित पवार जो है महाराष्ट्र को देखेंगे, ये जो समन्वय बिठाने की कोशिश की थी, क्या ये उसी चिंता से है जो उन्होंने जिन कमियों की आपने बात की कि दोनों मिलकर के बैलेंस हो जाएगा, एक जो राजनीतिक जो चिंताएं हैं, जो चीजें हैं उसको संभाल लेगा, और दूसरा जो है वैचारिक लेवल पे मजबूती देगा, क्या इसलिए ऐसा किया था? इसमें आपने एक तीसरा पोल मिस कर गए। एक पोल महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की पार्टी है, दूसरा पोल दिल्ली और संसद है, और तीसरा पोल पार्टी खुद है। तो शरद पवार पार्टी इस पोल के लिए ना अजित पवार और ना ही सुप्रिया सुले में वो भविष्य देख रहे थे। वो मतलब शरद पवार की बड़ी चिंता इस वक्त महाराष्ट्र भी नहीं है और दिल्ली भी नहीं, एनसीपी है। एनसीपी नाम का जो पार्टी उन्होंने बनाई, और उस पार्टी से अब लगभग जो देश के अन्य नेताओं ने उसमें शरीक किए थे वो तो छोड़ के चले गए। संगमा जी रहने गए, तारिक अनवर कांग्रेस में चले गए, नहीं है। तो इसलिए अब वो सिमट कर एक महाराष्ट्र की ही पार्टी रह गई है, और महाराष्ट्र में भी पूरा महाराष्ट्र नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र। तो मैं एक आपसे सवाल और उसमें आपके बातचीत में डाल दूं ताकि आप उसको आगे बढ़ाइए। मुझे जो लग रहा है बिटवीन द लाइन आप जो बोल रहे हैं उसमें कि शरद पवार सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए पार्टी हो जाती है, न सुप्रिया है न अजित है, ये पार्टी भी उनके लिए बच्चे की तरह है, या उसमें अपने आप को देख रहे हैं कि हमने जो पार्टी खड़ी की है वो हमारे बच्चे की तरह है। और ये जिसे आपने एक और कहा कि उनकी चीजों की छाया पार्टी पे न पड़े, इस बात का भी ख्याल रखते हैं। तो ऐसे वो चाहते हैं कि भले ये बच्चे हमारी बेटी हो या हमारा भतीजा हो, भले ये है, लेकिन पार्टी को संभालने लायक ये दोनों में से कोई नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सके, पार्टी को संभाल सके मूल्यों के साथ, और राजनीतिक जो है तोड़ जोड़ है उन चीजों के साथ। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिलेगा, या कोई उनके आमने सामने है, या तलाश ही कर रहे हैं अभी? देखो, शरद पवार जब कांग्रेस से अलग हुए और एनसीपी बनाए तो वो मुद्दा तो हम सबको मालूम था, सोनिया गांधी के विदेशी मूल का था। कालांतर में वो मुद्दा गौन हो गया, उसकी कोई प्रासंगिकता बची ही नहीं। उसके बाद वो स्वयं कांग्रेस में भी हाथ मिला लिए। लेकिन शरद पवार की दिक्कत जो है वो एक ऐसे चक्रव्यूह में अपने आप को उन्होंने फंसा लिया कि जहां वो इस उम्र के इस मोड़ पर वापिस में कांग्रेस में जाना नहीं चाहता, जबकि एनसीपी का अलग अस्तित्व का कोई मायने नहीं रखता। करेक्ट। राजनीतिक समझ रखने वाले, देखो कांग्रेस और एनसीपी में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, दोनों की विचारधारा एक है। तो ऐसी क्या बात है कि शरद पवार कांग्रेस में विलीन नहीं होना चाहते? ये कहीं ना कहीं शरद पवार का भी बौनापन यहां दिखता कि इंसान अपने आजू बाजू में इस तरीके की
एक जाल बुन लिया है कि वो वापिस नहीं आ पा रहा। और इसके लिए शरद पवार की दिक्कत ये है कि वो उस पार्टी को बना के रखें जब तक वो जिंदा है। ये शरद पवार की मजबूरी है, क्योंकि उनका वो जो बौनापन है कांग्रेस में वापस नहीं जाने का, क्योंकि एक समय हम भी समझ सकते थे कि राहुल गांधी को शायद अपना नेता ना माने, लेकिन खड़गे आने के बाद तो वो सवाल खत्म हो गए। खड़गे तो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, शुद्ध राजनीति आसपास उनसे उम्र में बड़े हैं ज्यादा ही है एकदम। तो ये तो बेहतर माहौल था, परिस्थिति भी बेहतर थी कि जब सांप्रदायिकता का देश पे इतना खतरा बढ़ जाए तो फिर उस समय कांग्रेस में जाने के लिए एक जो परिस्थिति भी लगती है समय, वो तो बहुत पहले अच्छी परिस्थिति थी। इस वक्त वो कह सकते थे कि देश की एकता अखंडता के लिए, देश के अंदर नफरत की राजनीति को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैं उन्हीं मूल्यों में वापस जा रहा हूं। और एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता था, आइडियोलॉजिकल डिसीजन हो सकता था, लेकिन शरद पवार की दिक्कत वो, उनको ऐसा लगता है कि ये करूंगा तो शायद मैं छोटा हो जाऊंगा, पुनर्मुस्को भव। हाँ, तो इसलिए वो एक मजबूरी में इस एनसीपी को जिंदा रखना चाहते हैं। और जब जिंदा रखना चाहते हैं तो ये घर की चाबियां किसको दे दें? नहीं तो वो चाबी वो जम्मू भाई एक सवाल ऐड कर दूं, फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा कि अगर ऐसा है और एनसीपी के लिए इतने उनके मन में है, तो वो जो है ये अजित पवार को 2019 में क्यों भेजा बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए? अजित पवार को इस बार भी क्यों कहा कि आप जाकर के आप कुछ और नेताओं को साथ कर दिया कि आप सरकार में चले जाओ? इससे तो एनसीपी कमजोर ही होती है, बीजेपी मजबूत होती दिखाई पड़ती है ऐसे में। और ये भी दिखता है बाहर से, तो ये दिखता ही है कि बीजेपी शरद पवार को घेर रही है, और इसलिए घेर रही है वो बचने के लिए ये सब ट्रैक अपनाया। बीच में जैसे अडानी से कहा जाता है कथित तौर पे कि मुलाकात हुई उनके, और उन्होंने संसद में जो कहा कि जेपीसी काफी है या जेपीसी की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें जो उन्होंने कही, तो उसका जो है असर क्या शरद पवार खुद नहीं देख पा रहे हैं कि इस तरह की छवि बन रही है और हम अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? देखो, शरद पवार को अपनी ताकत का अंदाजा रहता है, शरद पवार को अपनी कमजोरी का भी अंदाजा है। शरद पवार ने जिस प्रकार की पार्टी बनाई है, उनका इतना आत्मविश्वास है कि हर परिस्थिति में वो अपने पार्टी को, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो ये सब उम्र का ही तकाजा है, क्योंकि सिर्फ शरद पवार ही नहीं ना, उनकी उम्र बढ़ी, उनके साथ में जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनकी भी तो उम्र बढ़ी है। और जब उम्र बढ़ती है तो आदमी, ये नेचर भी है आदमी का कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी देखना चाहता है। जब तक कम उम्र का रहता है वो उतना असर्टिव नहीं होता है। तो ये जो खेल हुआ है, इस खेल में जब समझ में आने लगा है कि बलि तो अपन ही चढ़ रहे हैं, काका का तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, काका की लोकप्रियता भी बनी हुई है, काका का राजनीतिक कद भी बना हुआ है, देश में भी उनको नेता मानते हैं। तो जब सब कुछ उन्हीं को मानते हैं तो हम क्यों गवाएं? हम देखो, काका का जो व्यक्तिमत्व है और भतीजे का जो व्यक्तिमत्व है, भतीजे का व्यक्तिमत्व बढ़ते हुए तो नहीं नजर आ रहा है ना, कद तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो सारा मामले में कहीं ना कहीं जब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि मैं बलि चढ़ रहा हूं, तो फिर उसके भी ये सवाल आ जाता है कि मैं अकेला क्यों बलि चढ़ूं? अगर सत्ता के बाहर रह के भी अगर बलि चढ़नी है तो बेहतर है कि सत्ता में रह के बलि चढ़ जाए। तो इसलिए
मतलब ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार का कंट्रोल वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं उससे बात ये निकलती है जम्मू भाई कि क्या एनसीपी पार्टी पे शरद पवार की पकड़ कमजोर हो रही है, जो आपने बतलाया, और अगर कमजोर हो रही है तो जो टूट के जो लोग गए हैं अब इनके हाथ के मोहरे नहीं है, वो खुद अपने आप को खेल रहे हैं, और हो सकता है कि वो पार्टी को एक समय पे जाके तोड़ भी दें। पार्टी जो ये कह रहे हैं कि टूटी नहीं है, पार्टी टूट चुकी है, उसको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, ढकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता? देखो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सार्वजनिक रूप से शरद पवार पे शरद पवार के ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या चुनौतियां दे रहे हैं, चाहे छगन भुजबल हो या दिलीप वळसे पाटिल हो। दिलीप वळसे पाटिल ने तो इतनी भयंकर बात बोल दी कि भाई आप अपने दम पर तो अभी तक सरकार नहीं बना पाए। मतलब शरद पवार को ये बोल देना मतलब वो चिढ़ाना है, वो ये कहना है कि इतना अपने आप को तोप मत समझो। आप अपने दम पर आज भी एक बार भी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो अब लोग अजीत पवार ने जो कह दिया कि आपकी उम्र हो गई है, अब घर बैठो, मार्गदर्शन करो, कहां गलती होगी तो सुधारो। ये जो है ये कहीं ना कहीं शरद पवार की अपने संगठन पर या अपने ही नेताओं पर की जो एक पकड़ थी, वो पकड़ ढीली होती हुई नजर आती है। इसका पुख्ता उदाहरण जी। अब लेकिन जैसा मैंने कहा कि शरद पवार अपना उत्तराधिकारी वो खोज रहे हैं, जो मतलब हम और आपको जो लगते हैं उत्तराधिकारी, वो उनके हिसाब से उत्तराधिकारी नहीं है। राजकीय परसेप्शन क्या था? जी बिल्कुल। कि अजीत पवार हो सकते हैं, नहीं तो सुप्रिया सुले तो है ही है, क्योंकि वो कन्या है। इस बीच एक सवाल मैं करता हूँ, फिर उत्तराधिकारी वाले चैप्टर पे भी आता हूँ। आपके मन में क्या है, आप क्या देख रहे हैं, ये बतलाइए कि ये जो क्या आपको लगता है, ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे? ये धोखा दे रहे हैं इंडिया को, ऐसा लगता है कुछ? कई लोग मीडिया में चर्चा है कि शरद पवार डबल गेम कर रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ भी है, इंडिया की तरफ भी है। अब इंडिया में वो महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में जो है अभी गठबंधन की बैठक होने जा रही है 31 अगस्त को, 1 सितंबर को, तो वो उसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं। तो वो समझ मीडिया एकदम ये कह रहा है कि वो बेसिकली इंडिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसा चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया को धोखा दे करके शरद पवार किसी भी कीमत पर, बल्कि कितने भी कमजोर हो जाएं, क्या बीजेपी के साथ वो जाएंगे? देखिए, इंडिया जो बना है वो सिर्फ लोकसभा के लिए बना है। इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसका एकमात्र मकसद ये है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। इंडिया इसलिए नहीं बनी है कि 2024 के बाद राज्यों में भी उसको क्रियान्वित करेंगे, नहीं। ये एक नेशनल अलायंस है और सिर्फ लोकसभा के चुनाव के तक मर्यादित है। और पॉलिटिकल उसका एजेंडा ये है कि भाई बीजेपी को सत्ताहीन करना। इसलिए शरद पवार इंडिया से कभी धोखेबाजी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया भी जो बनी है वो मुश्किल से जो है चुनाव तक के लिए बनी। चुनाव में अगर बहुमत आ जाए तो सरकार में रहेंगे, और वैसे भी लोकसभा के बाद भी इंडिया को ऑल इंडिया लेवल पे रखने का ऐसा कोई निर्णय तो है ही नहीं। तो इसलिए ये 6-8 महीने 9 महीने के लिए शरद पवार इस उम्र के पड़ाव में पूरी देश की राजनीति के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी नहीं करेंगे। तो फिर एक सवाल, जो आखिरी सवाल मेरा है अभी, कि फिर जो है शरद पवार कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई मिला है उनको अपना उत्तराधिकारी? ऐसे ही अभी भटक रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या है? नहीं, जहां तक मैं अगर थोड़ा सा महाराष्ट्र के और एनसीपी का पिछले 2 महीने की जो घटनाक्रम है इसको अगर मैं देखता हूं नजदीक से, तो शरद पवार ने वो रास्ता बना लिया है। उत्तराधिकारी ढूंढने का भी रास्ता बना लिया है,
उत्तराधिकारी को ढूंढ भी लिया है। अच्छा। एकदम, जैसे चेस में, चेस नाम का जो बोर्ड होता है, उसमें अगर ऊंट को अगर रास्ता बनाना है तो घोड़े को सरकाना पड़ता है। घोड़े को सरकाने के बाद ऊंट के लिए रास्ता बनता है, ऊंट आगे जाता है तो फिर पैदा जो है वो फिर आगे कहीं ना कहीं जगह बनाता है। मतलब ये जगह बनाने वाला जो खेल है चेस की गोटियां, तो शरद पवार ने अपने उत्तराधिकारी को जब ढूंढ लिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक तो नहीं बोला, इशारे हैं सर, हम उनके उसको समझ रहे हैं कि इधर सुप्रिया सुले को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अजीत पवार और उनका जो खेमा है उनको एकदम संकेत दे दिया कि अब आप दीवार लांग लो। लेकिन तो उन्होंने लांग लिया। लेकिन तो वही दीवार लांगना है, वही दीवार लांगना है कि उनके साथ चले जाओ, बीजेपी के साथ, और जिसको बचना है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से बच लो। और इधर सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाकर रिएक्शन भी ले लिया, और उधर सुप्रिया सुले को ये कह दिया कि भैया हमने तो तुमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बना दिए, राष्ट्रीय तो उनकी कोई एक्सिक्यूटिव प्रेसिडेंट जी, हाँ, कार्याध्यक्ष बनाया है, वर्किंग प्रेसिडेंट। तो अब सुप्रिया सुले कंप्लेंट भी नहीं कर सकती कि पापा आपने तो हमको कुछ नहीं दिया। तो पापा कहेंगे कि नहीं भाई, आपको तो हमने नया पोस्ट क्रिएट करके आपको बना दिए, लोकसभा में आपको खुला भी छोड़ दिया, आपको जितना बोलना है बोलिए, और 2-4 राज्यों की आपको प्रभारी भी बना दिए, जिसमें महाराष्ट्र भी है। तो पापा से अब कोई कंप्लेंट बेटी का नहीं है। तीसरा ये कि उनको जो चाहिए था उत्तराधिकारी, वो उन्होंने ढूंढ लिया, और वो उत्तराधिकारी कोई और नहीं है, रोहित पवार। रोहित पवार, ओके। रोहित पवार हर ढंग से उनके जो स्कीम ऑफ प्लानिंग जिसको कहते हैं ना, उसमें फिट है, उम्र से भी फिट है, बॉडी लैंग्वेज से फिट है, और शरद पवार अंततोगत्वा ये पूरी एनसीपी की सल्तनत अपने ही परिवार में रखना चाहते हैं। तो रोहित परिवार अपने ही परिवार के वो हिस्से हैं। तो रोहित पवार ये शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में की गई खोज है। आनंद भाई, आपको रोकता हूं, जम्मू भाई, हमारा एपिसोड का टाइम भी हो गया है। ये हम अगले एपिसोड में हम एक सस्पेंस भी क्रिएट करते हैं कि रोहित पवार हैं कौन, और रोहित पवार में ऐसा क्या देखा शरद पवार ने कि उन्होंने उसको उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर उत्तराधिकारी माना है तो क्या ये अनाउंस अभी नहीं किया है, तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, इन तमाम बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। और दोस्तों, आज के बाद कल फिर ये एपिसोड दूसरा भाग आएगा, और आप देखना ना भूलें, क्योंकि जम्मू भाई जिस तरह से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि शरद पवार के पास बैठ करके, या कहिए उनका दिमाग बने हुए हैं, वो सब पढ़ रहे हैं या वो तय कर रहे हैं। जिस विश्वसनीयता के साथ जम्मू भाई आपने ये पूरा प्लेस किया है, बहुत, मैं खुद अचंभित हूँ कि क्या प्लानिंग है। अगर ये प्लानिंग है और इतनी जबरदस्त प्लानिंग है, इतना जबरदस्त विश्लेषण किया आपने कि आप भले कहे कि आप शरद पवार के करीब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार आपके करीब हैं, कहीं न कहीं आप उनको अपने अंदर बिठा लिया है। तो मैं आपसे से वापस चर्चा करूंगा भाग 2 में, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार आपका। और दोस्तों, दर्शकों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बतलाएं, और कल फिर आप 11 बजे 7 दिन 7 पत्रकार में इसका दूसरा भाग कि रोहित पवार कौन है, और रोहित पवार उत्तराधिकारी अगर शरद पवार ने उनको चुना है तो वो क्यों चुना है, क्या उनमें गुण है, और क्या वो पार्टी को वाकई चला सकेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे जम्मू भाई के साथ। तब तक के लिए आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय भाई, आपने मुझे आपके इस चैनल में बुलाया और बात किया, मौका दिया, और काफी अच्छी बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।